नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, पिछली क्लास में मैंने राजस्थान का भूगोल प्रारंभ कर दिया था दोस्तों, और अपन ने पहला जो चैप्टर है वो लिया था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें अपन ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा था। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का निर्धारण करने वाले आपके व्यक्ति थे हेरोडोटस। इसके अलावा जो अपन ने नॉर्मल बातें देखी थी, इतिहास के जनक थे हेरोडोटस। इसके अलावा अपन ने जो भूगोल के जनक देखे थे हिक्केटियस। इसके अलावा अपन ने व्यवस्थित भूगोल के जनक देखे थे इरेटोस्थनीज। इसके अलावा और बहुत सारी बातें अपन ने देखी थी। और अक्षांश क्या होता है, अक्षांश का निर्माण कैसे होता है, वो अपन ने सीख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं उससे और आगे कोशिश करते हैं अक्षांशों के निर्माण के आगे कि अक्षांश से स्थिति क्या होगी, और अक्षांशों के बारे में और जो अपने को ज्ञान मिले वो अपने ग्रहण करते हैं। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर मैं डायरेक्ट आपको विस्तार बता सकता था, आपको अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का, लेकिन मैं अक्षांशों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ध्यान समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे जब भी डीप क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको कर पाओगे। देखो ध्यान से, पिछली क्लास की अपना बात करते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, पिछली क्लास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी का एक मध्य बिंदु लेंगे। पृथ्वी का एक मध्य बिंदु लिया, केंद्र बिंदु लिया, और एक काल्पनिक रेखा खींची। एक क्या खींची थी? काल्पनिक रेखा खींची थी। इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं दोस्तों विषुवत रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा। मैंने आपको बताया था ये जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है या विषुवत रेखा है, ये बात करते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। फिर मैंने आपको अक्षांश का निर्माण करना बताया था। मैंने आपको ये जगह बताई थी, इसको क्या कहते हैं अपने? सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सरकमफ्रेंस कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं अपने परिधि। इसको क्या बोल सकते हैं? परिधि बोल सकते हैं। पृथ्वी की क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सतह बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अक्षांश होता क्या है, अक्षांशों का निर्माण बताया था कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एक दाएं साइड में अपने क्या डाला? कोण डाला, और कोण खींचा। वो कितने भी डिग्री का खींच सकते हैं अपने, कितने डिग्री तक? लास्ट 90 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री दोस्तों साउथ। 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री बात करते हैं अपने 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब बात करते हैं ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ ही क्यों लिया, तो मैंने आपको बताया था सूर्य का जो आपतन कोण है वो कितना होता है? पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री होता है, इससे ऊपर तक नहीं जाता, इसलिए अपन ने क्या लिया है? इसको 90 डिग्री लिया है। फिर मैंने अक्षांशों का निर्माण कैसे बताया था कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह के ऊपर एक कोणीय दूरी या एक कोण डाला गया। उस कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। उस कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपके उत्तरी गोलार्ध में भी डाल सकते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी डाल सकते हैं। गोलार्ध की भी अपन बात करेंगे कि अक्षांश के आधार पर गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे भी उनको। और मैंने आपको बताया था कि ये अगर समान कोण डाले गए हैं दोनों साइड में, दोनों साइड में क्या डाले गए हैं? समान कोण डाले गए हैं, तो इन समान कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपने? अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। इतना अपन ने देख लिया था। इसके आगे देखते हैं, ध्यान समझना। बात करते हैं अपन कुल अक्षांश। बात करते हैं अपन कुल अक्षांश। तो देखो दोस्तों, कुल अक्षांश कितने होंगे? ध्यान समझना, कुल अक्षांश की बात करते हैं तो आपके सामने है 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री तो दोस्तों क्या है? नॉर्थ है। और आपकी 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री आपके क्या है? साउथ है। 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है, प्लस आपके एक क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। एक क्या है आपके? 0 डिग्री अक्षांश। और ऐसे मिलके आपके टोटल कितने हो गए दोस्तों? 181। आपके कुल अक्षांश कितने होंगे दोस्तों? 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री अक्षांश। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 181। आपके कुल अक्षांश कितने हैं दोस्तों? 181। इसके बाद में बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। इसके बाद में बात करेंगे किसकी दोस्तों? कुल अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में बात किसकी करते हैं? कुल अक्षांश रेखाएं। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ध्यान समझने की कोशिश करना। आपके बात करते हैं 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ प्लस 1 जो आपके 0 डिग्री अक्षांश है, ये टोटल हो गया दोस्तों आपके
181 सॉरी, कितना हो गया 181। इसके बाद में बात करते हैं तो देखो इससे अक्षांश रेखाओं में ये 90 डिग्री शामिल नहीं होता है। इनमें ये जो ध्रुव हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। इसके ऊपर क्या नहीं खींचेगी, ये रेखा नहीं खींचेगी अक्षांश। ये सिर्फ क्या है, अक्षांश है। ये क्या है, सिर्फ अक्षांश है। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे दोस्तों, अक्षांश होंगे। इसलिए इन दोनों 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को इसमें क्या नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं अक्षांश रेखाओं में। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी दोस्तों, 179। एक बार वापस देखना, बात करते हैं अपने अक्षांश किसे कहते हैं। तो मैंने आपको अक्षांश बताया कि जो केंद्र से कोणात्मक दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से क्या है, कोणात्मक दूरी। अक्षांश क्या होगी, कोणात्मक दूरी। अक्षांश क्या होगी, कोणात्मक दूरी। अक्षांश किसे कहते हैं दोस्तों, जो कोणात्मक दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होगी, कोणात्मक, दो कोणों को मिलाने वाली या कोणात्मक जो रेखाएं हैं या जो कोण हैं, कोणात्मक दूरी को या कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखा। कोणात्मक स्थिति को, इस कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, आपके अक्षांश रेखा ही कहलाएगी। जबकि अक्षांश क्या होता है, आपके पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह या परिधि के ऊपर जो आपके क्या डाला गया है, कोणीय दूरी है। जो कोणीय दूरी है, कोणात्मक दूरी है, उसको ही क्या कहते हैं, आपके कुल जो अक्षांश की बात करते हैं अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं, इन जो कोण डाले गए हैं दोनों साइड में बराबर कोण है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आपके अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो एक बार इसको वापस देखते हैं दोस्तों। कुल अक्षांश की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ प्लस 0 डिग्री अक्षांश को ऐड कर देते हैं तो 181 तो क्या आएंगे, कुल अक्षांश आएंगे दोस्तों। अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश, कुल अक्षांश में से अगर अपन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ दो अक्षांश घटा देते हैं तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 179 की आ जाएगी अक्षांश रेखाएं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझने की कोशिश करना। अपन ने अभी जो बात करी है कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाओं की बात करी है, आगे ध्यान समझना। ग्लोब के ऊपर प्रमुख जो मानक निर्धारण किए गए हैं रेखाओं के, उनको अपन देखते हैं दोस्तों। तो देखो, आपको सबसे पहले बताया जो केंद्र बिंदु मानकर एक जो आपके काल्पनिक रेखा खींची गई है उसके आपको बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, इसको क्या बोलेंगे, आपको भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश। ध्यान समझना, इस रेखा को अपन भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, विषुवत रेखा बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अपन ने मानक निर्धारण किए हैं उसको भी अपन ध्यान से समझते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करना। एक जो अपने रेखा है, एक जो अपने रेखा की बात करते हैं, ध्यान समझना, ये आपके 0 डिग्री है दोस्तों। ये आपके क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। इसकी बात करते हैं, ये आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और इस रेखा की बात करते हैं तो ये रेखा रहती है आपके कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कैंसर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको कैंसर। भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ऊपर 90 डिग्री आएगा ही, ऊपर क्या रहेगा, 90 डिग्री नॉर्थ है आपकी, नीचे 90 डिग्री साउथ, भाई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें, दो ही अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश होंगे। अपने जो राजस्थान में कौन सा अक्षांश काम आएगा, उत्तरी अक्षांश काम आएगा, उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान समझना। पहले अपन रेखा खींच रहे हैं, एक भूमध्य रेखा है, एक आपके कर्क रेखा है। इसके अलावा बात करते हैं, ध्यान समझना दोस्तों, अपने नीचे की साइड में एक रेखा आती है, नीचे की साइड में एक रेखा आती है, इस रेखा को कहते हैं अपन मकर रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। यह रेखा कहाँ पे आती है, आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आएगी। इस रेखा का नाम क्या है, आपके मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
कैप्रिकॉर्न। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैप्रिकॉर्न। अब बात करते हैं ऊपर, तो ऊपर बात करते हैं तो ऊपर आपके आता है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा बोलो या वर्त बोलो एक ही बात है। नीचे बात करते हैं तो अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा ध्यान समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये आर्कटिक महासागर में स्थित होने के कारण इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये अंटार्कटिक में स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ध्यान समझना, वापस बता रहा हूँ, आपके बिल्कुल मिडिल पॉइंट के ऊपर भूमध्य रेखा है जिसको आधार माना गया है। पृथ्वी को यह 2 बराबर भागों में क्या करती है? आपके विभाजित करती है। इसके बाद में नीचे दक्षिण गोलार्ध में आती है आपके मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं, और आपके नीचे आगे अंटार्कटिका रेखा। ऊपर बात करते हैं कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो अपने बात करते हैं ये 23.5 डिग्री के ऊपर है और ये आपके 66.5 डिग्री के ऊपर है। ये आपके कितने हैं? 66.5 डिग्री साउथ। ये ये आपके 23.5 डिग्री साउथ, और आपके बात करते हैं ये 66.5 डिग्री साउथ। ये आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ध्यान समझना, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आपके कर्क रेखा है, कैंसर है। 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आपके आर्कटिक रेखा है। इक्वेटर जो है आपके बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा कहते हैं जिसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में जो पहली है मकर रेखा है जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और नीचे आपके अंटार्कटिका रेखा है जो 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर स्थित है। ध्यान समझना, इनकी अपन बातें करेंगे। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको भी अपन देखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 2 अक्षांशों के मध्य के स्पेस को, जगह को क्या कहते हैं? वो आपको पता होगा, आगे बात भी करेंगे। उसको कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। लेकिन एग्जाम में अब देखो कई बार ऐसे पढ़ा देते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अब बात करते हैं कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी नहीं होती है दोस्तों। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कभी नहीं होती है, क्योंकि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी। भाई जो अक्षांश है, ये अक्षांश यहाँ पे, ये अक्षांश यहाँ पे, जैसे जैसे, ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान समझना। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये वर्ताकार टाइप में हो रहा है, ये जो शेप है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रहेगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसका कारण क्या है? सब जगह जो डिस्टेंस है इनके मध्य दूरी क्या होगी? अलग अलग होगी। अब अलग अलग दूरी होगी तो अपन ऐसे तो बोल नहीं सकते कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। अपन क्या बोलेंगे? 2 अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी। अपन क्या निकालेंगे? 2 अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी। ध्यान समझना, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 2 अक्षांशों के मध्य औसत दूरी। 2 अक्षांशों के मध्य मैं बात कर रहा हूं किसकी दोस्तों? औसत दूरी की। 2 अक्षांशों के मध्य औसत दूरी की बात कर रहे हैं अपन। तो 2 अक्षांशों के मध्य औसत दूरी निकालना सीखेंगे भी अपन, कैसे औसत दूरी निकाल। देखो दोस्तों, बात करते हैं 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी या 2 अक्षांशों के मध्य दूरी की बात करते हैं। तो ये दूरी कितनी होगी? औसत दूरी किस प्रकार से निकलेगी? ध्यान से माना दोस्तों, जो पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की जो परिधि है, 2 प्रकार की परिधि अपने काम में लेते हैं। एक तो विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय परिधि, एक बात करते हैं अपने ध्रुवीय परिधि। तो अपने को जो बात कर रहे हैं अपने किसके? 2 अक्षांशों के मध्य औसत दूरी या 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी की बात करते हैं। तो अपने जो काम में आएगी वो कौन सी दूरी काम में आएगी? अपने कौन सी परिधि काम में आएगी? ध्रुवीय परिधि काम में आएगी। कौन सी परिधि काम में आएगी दोस्तों? ध्रुवीय परिधि काम में आएगी। और अपनी जो ध्रुवीय परिधि है उसकी बात करते हैं तो आपके 40,008 जो ध्रुवीय परिधि है ये कितनी है आपके दोस्तों? 40,008। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008। और अपने इस चारों ओर वर्ताकार भाग को देखते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से निकाली जाएगी? जो कोण है टोटल अपने जो अक्षांश है अपने टोटल बात करते हैं कोण की, तो वो कितने होंगे आपके? 90 कितना हो गया? 360। कितना होगा टोटल? 360। अगर अपन इसको 40,008 को क्या कर देते हैं? 360 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आसानी से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी? 2 अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी अपने को क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। और जब अपन इसको डिवाइड करते हैं
तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी आएगी दोस्तों वो होगी 111.13। कितनी होगी दोस्तों? 111.13। अपन लगभग इसको लिखना चाहें तो लगभग कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 111। कितना लिख सकते हैं? 111। अब 111 क्या है? ये किलोमीटर है। 111 किलोमीटर अपन इसको लिख सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बात करते हैं, अगर एग्जैक्ट पूछता है दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी तो कितनी होगी दोस्तों? 111.13 होगी। अगर एग्जैक्ट नहीं दे रखा है ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है? 111 किलोमीटर दे रखा है, तो 111 किलोमीटर भी फिर क्या होगा? सही होगा। लेकिन 111 भी दे रखा है और कितना दे रखा है? 111.13 भी दे रखा है, तो फिर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 111.13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो अक्षांशों के बीच की क्या हो गई? आपकी दूरी हो गई है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। जो आपके ग्लोब है उसकी जो परिधि है, परिधि पृथ्वी की जो परिधि है, ध्रुवीय परिधि काम में ली। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 है। और इसमें जो बात करते हैं इसके कोणों की, तो अपने कितना कोण हो गए? 360 डिग्री हो गए पूरे वर्त के हिसाब से। और इसको क्या कर दिया? इससे डिवाइड कर दिया। और जब इसका भाग देते हैं तो अपने क्या निकल के आ गया दोस्तों? अपने निकल के आ गई दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी निकल के आ गई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो, अपन ने दो अक्षांशों के बीच की जो औसत दूरी है वो निकालना सीखा है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन दो अक्षांशों के बीच की जगह, स्पेस को कहते क्या हैं और कहते क्या है वो देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझना दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, जो स्पेस है जगह को, बीच की जगह को क्या कहते हैं दोस्तों? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जोन। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? जोन। कटिबंध कहते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, कटिबंध की बात कर रहा हूँ, जोन की बात कर रहा हूँ। और जोन देखेंगे अपन अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांश है उसके आधार पर कितने होंगे और कैसे होंगे, उन जोन को अपन डिसाइड करके, डिवाइड करके आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। ध्यान समझने की कोशिश करना। अब ये अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया भाई ये बिल्कुल केंद्र बिंदु लिया पृथ्वी की और एक काल्पनिक रेखा खींची थी। और ये आपके क्या है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है आपके दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। फिर मैंने आपको बताया था नीचे ये आपके 23.5 डिग्री क्या हो गई? साउथ। ये क्या हो गया? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर मैंने आपको बताया ये आपके क्या हो गई? 66.5 डिग्री साउथ। और ये आपके 90 डिग्री साउथ हो गई दोस्तों। ये आपके क्या हो गई? 90 डिग्री साउथ। ऊपर भी क्या हो गया? 90 डिग्री नॉर्थ। ये आपके मैंने आपको बताया था कि आपके क्या हो गया है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये आपके क्या हो गया दोस्तों? 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखो ध्यान समझना, जो आपके भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि सूर्य बिल्कुल क्या करता है। लगभग सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। ध्यान समझना, जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। और मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य है, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये मान लो सूर्य है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सूर्य है, सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगी किरणें कैसे होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी। कैसे होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी। तो ये जो किरणें हैं तिरछी होती जाती है, ऐसे ही नीचे जाती है तो किरणें क्या होगी? तिरछी होगी। लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं इनका जो आपतन कोण है वो 90 डिग्री तक रहता है। कितने तक रहता है? 90 डिग्री तक रहता है। इसलिए अपन ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लिया है। अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे सीधी किरणें पड़ेगी, कहाँ पे? यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सीधी रेखा पड़ेगी। दो अक्षांशों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो ये कटिबंध कौन सा होगा? यहाँ पे और यहाँ पे कटिबंध कौन सा होगा? देखो यहाँ पे क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। यहाँ पे क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। और गर्मी पड़ेगी तो इसको, गर्मी को क्या कहते हैं? उष्ण। ये कटिबंध कौन सा होगा दोस्तों? उष्ण कटिबंध। ये कटिबंध कौन सा हो गया दोस्तों? उष्ण कटिबंध। यहाँ पे भी उष्ण कटिबंध होगा दोस्तों। और यहाँ पे भी कटिबंध कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध होगा। यहाँ पे भी दोस्तों कौन सा कटिबंध होगा? आपके उष्ण कटिबंध होगा। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा जो
आपके गर्मी की बात करते हैं, यहाँ पे एरिया तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे जो बात करते हैं यहाँ का क्राइटेरिया है कि जो जलवायु है थोड़ी क्या रहेगी, भिन्न रहेगी। तो इस जो जगह है इसको अपन कहते हैं उपोष्ण, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। इसी को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। तो इसको भी क्या कहेंगे दोस्तों, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। देखो दोस्तों, ये आपके उष्ण कटिबंध हो गया, ये आपके उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध हो गए, और लास्ट जो बच गया आपके कौन सा कटिबंध होगा दोस्तों, शीत कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध हो गया दोस्तों, शीत कटिबंध। ये आपके कौन सा कटिबंध होगा दोस्तों, शीत कटिबंध। ध्यान से समझना। बात करते हैं आपके, ये आपके एरिया उष्ण कटिबंध कहलाएगा, ये आपके उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ये आपके शीत कटिबंध कहलाएगा। तो कटिबंध ग्लोब के अंदर अक्षांश स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, या फिर क्या बोल सकते हैं, शीत कटिबंध। तो ध्यान समझना, मैंने आपको क्या बताया, 2 अक्षांशों के मध्य की जगह को क्या कहते हैं, आपके कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं। और बात करते हैं जोन की, तो 3 जोन बताए मैंने, उष्ण कटिबंध बता दिया, आपको उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध बताया है, और आपको कौन सा कटिबंध बताया है दोस्तों, शीत कटिबंध बताया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन ने जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको करी थी उस टाइम पे आपको बताया था कि जो अक्षांश है वो अक्षांश द्वारा जो भौगोलिक स्थिति है और जो जलवायु है उसका निर्धारण किया जाता है। तो जलवायु के निर्धारण की बात करते हैं, ध्यान समझना। मैंने अभी आपको कटिबंध बताए हैं, तो जलवायु के आधार पर बताए थे वो कटिबंध कौन कौन से कटिबंध होंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो जो बात आती है कि 2 गतियाँ होती है अपने, जब अपने विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बात की जानकारी होती भी है कि 2 गतियाँ होती है। मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक गति होती है परिक्रमण गति, एक गति क्या होती है, परिक्रमण गति, एक होती है परिभ्रमण गति। ध्यान समझना, पहले बात करता हूँ परिभ्रमण गति की। किसकी बात कर रहा हूँ, परिभ्रमण गति की बात कर रहा हूँ। परिभ्रमण गति से कहते हैं, ध्यान समझना, जब पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर क्या करती है, घूमती है, चक्कर काटती है, तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण की बात करते हैं, जब पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व, क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज क्या करती है, आपके सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य के अपने अक्ष के ऊपर घूमने के साथ साथ सूर्य के क्या करती है, चक्कर काटती है, तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। इसी का प्रभाव है जलवायु, जो ऋतुएं हैं, वर्षा है, वो इस घटक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो परिक जो आपके कर्मण गति है उसके द्वारा ऋतुएं, वर्षा, ये सब क्या होती है, जलवायु, ये सब क्या होती है, प्रभावी होती है। तो अब कैसे प्रभावी होंगी उन चीज़ों को देखेंगे। जो अपनी जलवायु को 4 डेट आती है, 4 आपकी दिनांक आती है, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के लेवल की बात करते हैं, जब विश्व की लेवल की बात करते हैं तो उनको और भी डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन अभी जब राजस्थान के लेवल की बात करते हैं उनको अपन एक एक करके देखते हैं। ध्यान समझना, उन सापेक्ष स्थितियों को अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये आपके ग्लोब, और वही मैंने आपको बताया पृथ्वी का मिडिल पॉइंट है आपकी भूमध्य रेखा। मिडिल पॉइंट है कि आपकी क्या, भूमध्य रेखा। ध्यान से समझना, और मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा। ध्यान से समझना दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है। ध्यान से समझना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या करता है, लंबवत चमकता है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश की, या इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलते हैं दोस्तों विषुवत रेखा। ध्यान समझना, एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम में सही तरीके से जब क्वेश्चन घुमा के देता है तो उसको आप तभी कर पाओगे जब आपके ये बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, 4 जो डेट आती है उन डेट के बारे में मैं बात करता हूं। पहली जो डेट आती है आपके 21 मार्च, पहली जो डेट आती है वो आपके 21 मार्च। दूसरी जो डेट आती है आपके 23 सितंबर, दूसरी जो डेट आएगी वो क्या आएगी, आपके 23 सितंबर। तीसरी जो डेट आती है प्रमुख वो आपके आती है 21 जून। तीसरी जो डेट आएगी आपकी वो प्रमुख क्या आती है दोस्तों, 21 जून। और जो चौथी डेट आती है वो आपके क्या आती है दोस्तों, 22 दिसंबर। चौथी जो डेट आएगी वो आपके क्या आएगी, 22 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, बात करते हैं 21 मार्च की, बात करते हैं किसकी, 21 मार्च की। ध्यान से जो लॉजिक है इसको समझना है, क्वेश्चन तभी से ही कर पाओगे, नहीं तो मात खा जाओगे। ध्यान समझना दोस्तों, 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च को
21 मार्च को सूर्य कहाँ पे रहेगा दोस्तों, आपकी यहाँ लंबवत रहेगा। सूर्य कहाँ पे रहेगा, आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, लंबवत रखता है। भाई 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर क्या रहेगा, लंबवत रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ध्यान समझना। फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक रेखा खींची थी अपने, कर्क रेखा। यहाँ पे आपके आर्कटिक रेखा है, यहाँ पे आपके कौन सी रेखा है दोस्तों, अंटार्कटिक रेखा है, और यहाँ पे आपकी मकर रेखा है। मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपके मकर रेखा है, ये आपके अंटार्कटिका रेखा है, ये आपके कर्क रेखा है दोस्तों। ये बात करते हैं आपके आर्कटिक रेखा है, ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपके दक्षिणी अक्षांश है। ये आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये आपके 23.5 डिग्री आपके साउथ है दोस्तों, और ये आपके 66.5 डिग्री क्या है, साउथ। ध्यान समझना दोस्तों। अपन जब राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो आपको पता होगा राजस्थान आपके यहाँ पे है, ये राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान की अपन बात भी करेंगे कि ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो मेरी बात ध्यान समझना, अपने को जो काम में आने वाली चीज़ है, ध्यान समझना, अपने को जो काम में आने वाली चीज़ है वो अपने को उत्तरी गोलार्ध वाला काम में आने वाला है, क्योंकि इधर ही अपने राजस्थान पड़ता है। और अपने जो यहाँ डेट आएगी उसी को अपन क्या करेंगे, यूज में लेंगे। ध्यान समझना, 21 मार्च को यहाँ पे चमकता है, और 23 सितंबर की बात करते हैं। ध्यान समझना, 23 सितंबर को भी क्या करता है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर ही लंबवत चमकता है। 23 सितंबर को भी क्या करता है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा के ऊपर क्या करता है, लंबवत चमकता है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को यह भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। अब ध्यान समझना दोस्तों, देखो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान समझना, भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर दिन रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन 21 मार्च, ध्यान समझना दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे क्या चमकता है दोस्तों, लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है भूमध्य रेखा पे क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, इसलिए दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर दिन रात बराबर होंगे इस 2 तारीख को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। भाई भूमध्य रेखा पर तो दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, जबकि पूरी पृथ्वी पे दिन रात बराबर कब होंगे, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकेगा। और भूमध्य रेखा पे लंबवत सिर्फ 2 ही बार चमकता है दोस्तों, एक आपके 21 मार्च को और एक आपके 23 सितंबर को। ये घूम के आएगा 21 मार्च 23 सितंबर को यहाँ पे। अब देखो 21 मार्च को यहाँ पे है तो उत्तरायण जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो एक डेट आएगी 21 जून को। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे रहता है और दोस्तों 21 जून को ये कहां पे पहुंच जाता है दोस्तों, आपके कर्क रेखा पे। 21 जून को क्या करता है, ये आपके कर्क रेखा के ऊपर पहुंच जाता है दोस्तों। 21 जून को कहां पे पहुंच जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा लंबवत। कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा तो सीधी सी बात है 21 जून जो है अपने भारत या राजस्थान के अंदर या उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। 21 जून की स्थिति को मैं स्पष्ट भी करूंगा, इस दिन सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी, सबसे गर्म दिन भी है 21 जून, सबसे गर्म दिन भी होगा। फिर बात करते हैं 21 जून को यहां पे चमकेगा, घूमते घूमते यहां पे 23 सितंबर को आएगा और एक डेट आ जाती है फिर कौन सी दोस्तों, 22 दिसंबर। कौन सी डेट आएगी आपके, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को यह लंबवत चमकता है कहां पे, मकर रेखा के ऊपर। 22 दिसंबर को कहां पे लंबवत चमकेगा, ये मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा। और मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा तो यहां पे क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। मैं एक एक डेट को अलग अलग तरीके से अभी स्पेसिफाई करूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों अलग अलग स्थितियां देखते हैं, अलग अलग सन की क्या स्थिति रहेगी, एक एक करके अपने समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने 21 जून। सबसे पहले बात करेंगे अपने 21 जून की, ध्यान से समझना दोस्तों। 21 जून की बात करते हैं तो 21 जून को क्या स्थिति रहेगी, उस स्थिति को भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 21 जून को सूर्य, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, सूर्य
कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ध्यान समझना दोस्तों, 21 जून को सूर्य क्या करेगा, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहेंगे दोस्तों, कर्क संक्रांति। अब बात करते हैं 21 जून को जब सूर्य लंबवत चमकता है, किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, तो स्थिति या परिस्थिति क्या होगी उसको अपन समझते हैं। तो देखो, बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या स्थिति होगी। तो देखो 21 जून को एक उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों। पहली बात क्या होगी, सबसे बड़ा दिन होगा। दूसरी बात क्या होगी, सबसे गर्म दिन होगा दोस्तों, सबसे गर्म दिन होगा। सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों इस दिन, सबसे गर्म दिन होगा। और दूसरी खास बात क्या होगी दोस्तों, यह उत्तरी गोलार्ध के अंदर लंबवत चमक रहा है तो सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे गर्म दिन हो गया। दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, इस दिन छोटी होगी, तो सबसे छोटी रात होगी इस दिन। इस दिन क्या होगी, सबसे छोटी रात। यह बात कर रहा हूं उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं। तो राजस्थान या भारत के अंदर 21 जून को क्या स्थिति रहेगी, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे गर्म दिन होगा और क्या होगा, सबसे छोटी रात होगी। अब बात करते हैं इस दिन दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल विपरीत होगा। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी दोस्तों। दक्षिण गोलार्ध में इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। यहां सबसे बड़ा दिन होगा तो यहां क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा दोस्तों। यहां क्या होगा, सबसे छोटा दिन। यहां क्या हो गया दोस्तों, सबसे छोटा दिन। बात करते हैं 21 जून को बात करते हैं तो यहां पे सबसे छोटी रात है तो यहां पे क्या होगी, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। यहां क्या होगी, सबसे बड़ी रात। अब बात करते हैं, ध्यान समझना, इस स्थिति को अपन स्पष्ट करते हैं। यहां सबसे बड़ा दिन है, सबसे गर्म दिन है, सबसे छोटी रात है। यहां आपके सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, तो विपरीत होगा। सबसे गर्म दिन हो तो सबसे ठंडा दिन होगा, यहाँ पे विपरीत होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, सबसे ठंडा दिन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा दिन। ध्यान समझना, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ठंडा दिन। यह परिस्थिति आई कैसे, ध्यान समझना, यह परिस्थिति आने का कारण है, ये अपन ने सूर्य बनाया दोस्तों। ये अपन ने क्या बना लिया, सूर्य। ध्यान समझना, स्थिति परिस्थिति क्या क्रिएट हो रही है, ये आपके क्या है दोस्तों, सूर्य है। ध्यान समझना, ये अपन ने पृथ्वी बना ली, ये अपन ने क्या बना ली, पृथ्वी बना ली है। और मैंने आपको बताया था ये आपके 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपके क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपके मकर वर्त है दोस्तों, ये आपके क्या है, मकर वर्त है। ये आपके अंटार्कटिका वर्त है दोस्तों, ये आपके क्या होगा, अंटार्कटिका वर्त होगा। यह आपके बात करते हैं दोस्तों तो आपके आर्कटिक वर्त है। यह आपके कौन सा वर्त होगा, आर्कटिक वर्त होगा या आर्कटिक रेखा होगी। यह आपके कर्क रेखा, यह आपके क्या होगी, कर्क रेखा। यह आपके 90 डिग्री नॉर्थ होगा दोस्तों, यह आपके 90 डिग्री साउथ, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसकी बात करते हैं 23.5 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ है ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। ये आपके 23.5 डिग्री साउथ होगा दोस्तों और ये आपके 66 डिग्री साउथ होगा। ध्यान समझना, 21 जून की बात कर रहा हूं। 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कहां पे दोस्तों, कर्क रेखा पे। सूर्य लंबवत चमकता है कहां पे, कर्क रेखा के ऊपर है। जब कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी साहब इस दिन दोस्तों। और कर्क रेखा के ऊपर ही अपने भारत की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भारत है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, सबसे गर्म दिन होगा। अब यहां पे लंबवत चमक रहा है तो दिन की अवधि बढ़ेगी तो सबसे बड़ा दिन होगा। और बात करते हैं बड़ा दिन हो गया तो रात क्या होगी, अपने आप ही छोटी होगी दोस्तों। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, जब उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा है तो यहां सबसे बड़ा दिन है दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। यहां पे सबसे गर्म दिन है दोस्तों, तो यहां पे क्या होगा, सबसे ठंडा दिन होगा दोस्तों। और यहां पे सबसे छोटी रात है तो यहां पे क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी। तो ये आपके 21 जून की स्थिति आपके सामने है।
21 जून की बात करते हैं, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन है तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे ठंडा दिन होता है दोस्तों। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात है तो यहाँ पे सबसे बड़ी रात होती है। और मैंने आपको बताया सूर्य इस दिन कहाँ पे चमकता है दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, आज अपन ने 21 जून की स्थिति देखी है और बाकी अपन 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर इनकी स्थितियां और अपन अक्षांश स्थिति देखेंगे, राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखेंगे कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या होगी। इसका अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।